नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आप जानते हैं कि जो खाड़ी का इलाका है दुनिया का, वहाँ पर युद्ध चल रहा है। और बड़ी बात ये कि युद्ध के 24वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया कि वो 48 घंटे वाला जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उस 48 घंटे वाले अल्टीमेटम में वो 5 दिन की मोहलत और दे रहे हैं ईरान को। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि साहब ईरान के साथ दरअसल बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनको यकीन है कि डील हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप और डील मतलब ऐसा रिश्ता है कि इसको क्या नाम दिया जाए, इस रिश्ते को क्या कहा जाए, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मुझे लगता है सबसे पसंदीदा वर्ड अगर कोई होगा तो वो डील ही है। डील डील डील, सबके साथ वो डील करना चाहते हैं। तो यहाँ युद्ध खत्म करने को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है और डील हो जाएगी, उनको पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने जिस तेजी के साथ वो जब डील हो रही थी, पहले भी तो बातचीत चल रही थी 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, तब तो आपने डील होते होते हमला कर दिया था। तब ऐसी जल्दबाजी क्या थी डोनाल्ड ट्रंप जो आपने तब हमला कर दिया? और अब आप ये कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो रही है, सकारात्मक बातचीत चल रही है और यकीन है आपको डील हो जाएगी। ईरान की तरफ से क्या कहा गया जब अमेरिका ने ये बात कही है कि साहब समझौता हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, डील हो जाएगी ईरान के साथ? ईरान सामने आया, ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने कहा हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी उन्हीं शर्तों को दोहरा दिया गया जो पहले भी ईरान की तरफ से दुनिया के सामने रखी गई। ईरान दो टूक अंदाज में कह रहा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि गारंटी दी जाए कि दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं होगी, ऐसे हमले नहीं होंगे और मान्यता दी जाए ईरान के अधिकारों को। ये वो मांग है जो ईरान की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो बदला, मतलब कहां तो मियां कहते हैं ना कि कहां तो मियां अर्श पर थे और कहां अचानक से मियां फर्श पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? डोनाल्ड ट्रंप साहब के तेवरों में इतनी नरमी कैसे आ गई? कहां तो इतने तल्ख तेवर थे, नेस्त नाबूद कर देंगे, ईरान में कोई ठिकाना बचा नहीं है जहां पर अब हमला किया जाए, हमने उनकी वायु शक्ति, हमने उनकी जो नौसेना की शक्ति है, सब नेस्त नाबूद कर दिया, सब तबाह कर दिया। ये वो तमाम दावे थे जो पिछले इतने दिनों में जब से ये युद्ध शुरू हुआ हमने अमेरिका की तरफ से सुने। और ईरान की तरफ से बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, हम झुकेंगे नहीं। और ईरान ने वो करके दिखा दिया। ईरान झुका नहीं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ईरान पर इजराइल की तरफ से अगर हमले हो रहे हैं तो जोरदार पलटवार ईरान कर रहा है। और देखिए, इस युद्ध में पहले दिन से ईरान की तरफ से जो रणनीति अपनाई गई ना, उसने कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि काम किया ईरान के फेवर में और अमेरिका को पीछे धकेल दिया, मतलब अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। और वो रणनीति क्या थी? ईरान ने इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहने दिया। अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में फैले हुए थे, ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने सारे खाड़ी देशों को इस तरीके से इस युद्ध में घसीट लिया, इस युद्ध में पार्टी बना दिया। आप सीधे तौर पर तो खाड़ी देश कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि ईरान क्या कह रहा था? हम तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां से हमें खतरा है हम वहां पर हमले कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ? इससे पोल अमेरिका की उस क्या कहना चाहिए, उस एक तरीके से जो तिलिस्म अमेरिका ने बना रखा था ना कि हम ही हम हैं, हम जिसके साथ होंगे उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, हम सुरक्षा देंगे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन ईरान ने यह करके दिखा दिया कि भले खाड़ी देश जिन्होंने पूरी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरीके से अमेरिका पर छोड़ रखी थी, लो भाई, उन्होंने अमेरिका के इस सैन्य बेसिस पर उन खाड़ी देशों में हमला बोला। और नतीजा क्या होने लगा? कई खाड़ी देशों में अमेरिका को, मतलब सुपर पावर को, अपने जो एम्बेसीज थे, अपने जो दूतावास थे, वो तक बंद करने पड़े। ऐसी हालत ईरान ने सुपर पावर की कर दी दुनिया के सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उल्टा और बंद कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया को इस युद्ध के घेरे में ले लिया कि ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये अंदाज ईरान का था। इसीलिए अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो अब दावा कर रहे हैं कि साहब जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा, 5 दिन की मोहलत वो ईरान को दे रहे हैं, कितनी दरिया दिली वो अपनी दिखाने की कोशिश दुनिया को कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि बड़ी सकारात्मक बातचीत ईरान के साथ चल रही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़रूरी है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है, ये बताऊंगी आपको आगे। हालांकि थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इसके पीछे का राज क्या है, लेकिन पहले वो लक्ष्य तो जानिए जिसको साधने के लिए अमेरिका
अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। कहाँ तो बातचीत चल रही थी, ठीक है ना, जो ओमान है वो मध्यस्थता कर रहा था और हमले से एक दिन पहले भी ये कहा गया कि साहब बहुत सकारात्मक बातचीत चल रही है और मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अचानक से 28 फरवरी को दुनिया को पता चला कि साहब अमेरिका इजराइल ने तो ईरान पर हमला कर दिया। और हमला भी देखिए कितना भीषण किया कि अमेरिका इजराइल ने अपने पहले दिन के ही हमले में ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी उनको निशाना बना दिया। ईरान का सैन्य और साथ में जो सियासी नेतृत्व था उसके एक के बाद एक कितने ही लोगों को खत्म कर दिया। मतलब एक ऐसी धमाकेदार शुरुआत इस युद्ध की अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई कि अगर कोई और मुल्क होता, कोई कमजोर सा मुल्क होता, वो तो बिल्कुल घुटनों पर आ जाता। यही सोचा था अमेरिका और इजराइल ने, बिल्कुल यही, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले तक जो ईरान के अंदर हालात थे और वहां पर जिस तरीके से खुद ईरान के लोग ही आयतुल्लाह अली खमैनी जो उनके सुप्रीम लीडर थे उनके खिलाफ वो सड़कों पर उतरते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, वो उन पर कई तरीके के आरोप लगाते थे कि साहब ये बहुत ज्यादती करते हैं, ये धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, खासतौर से महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देते हैं। तो इस तरीके की वो जो इंटरनल एक कहते हैं ना, एक इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी ईरान के अंदर वो लगातार सुलगती रहती थी। पर अमेरिका और इजराइल ने जो सोचा था कि जो अंदरूनी हालात हैं ईरान के, अगर हम ईरान का ये नेतृत्व खत्म करेंगे तो वो लोग ईरान के वो खुद ही सड़कों पर उतर आएंगे और वो जश्न मनाने लगेंगे और वो अमेरिका और इजराइल को बोलेंगे थैंक यू सो मच डोनाल्ड ट्रंप साहब, थैंक यू सो मच नेतन्याहू जी, आपने इतना बढ़िया काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा गले पड़ गया ये मामला अमेरिका और इजराइल के, क्योंकि आयतुल्लाह अली खमैनी को लेकर लोगों में एक तरीके से उन लोगों के मन में इतना गुस्सा आ गया कि अमेरिका और इजराइल कैसे हत्या कर सकते हैं उनके सुप्रीम लीडर की, अमेरिका और इजराइल कैसे उनके देश की संप्रभुता को चुनौती दे सकते हैं। और इसीलिए आयतुल्लाह अली खमैनी की मौत ईरान में एक आंदोलन के तौर पर क्रांति की शक्ल लेती हुई नजर आई और यहीं से वो ताकत, यहीं से वो शक्ति ईरान का जो भी बचा कुचा नेतृत्व था उसको मिली कि उसने इतनी जोरदार तरीके से पलटवार अमेरिका और इजराइल पर किया कि अब तो यही कहा जाएगा, दुनिया तो यही कह रही है कि साहब झुकना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और क्यों मैं ये बात कह रही हूं, क्योंकि वो 4 लक्ष्य थे, मोटा मोटा 4 लक्ष्य जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चले थे। क्या क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे साहब हम परमाणु शक्ति बिल्कुल खत्म करेंगे ईरान की, वो ये दावा बार बार कर रहे थे। पहले दावे पर ही उनके सवाल था कि साहब अगर आप अब कह रहे हो आप परमाणु शक्ति ईरान की खत्म करोगे, तो वो जो जून 2025 में आपने ईरान पर हमला बोला था तब आपने क्या कहा था? तब आपने यही तो कहा था कि आप ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने के लिए आपने हमले कर दिए, आपने उसकी परमाणु क्षमता खत्म कर दी है। तो अगर आप 2025 में ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं? अब इसका जवाब रुमाना इसार खान तो नहीं देंगी, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप ही दे सकते हैं। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या जवाब होगा इसका? दूसरी वजह, ईरान की जो मिसाइल पावर है उसको लेकर अमेरिका कह रहा था हम इसको नेस्त नाबूद कर देंगे, हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। जो उनके मिसाइल लॉन्चेस है इस युद्ध के दौरान भी, आपको ध्यान होगा कितनी बार आपने मुझे भी सुना होगा टेलीविजन पर जानकारी आपको देते हुए कि साहब अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने जो मिसाइल क्षमता ईरान की वो खत्म कर दी, मिसाइल लॉन्चेस अमेरिका कह रहा है कि हमने खत्म कर दिए ईरान के, वो ड्रोन इमेजेस दे रहा है, कभी सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता, वो कहते हैं ना मुंह चिढ़ाने वाले अंदाज में अमेरिका को दिखाई। डियागो गार्सिया तक वार किया है ईरान ने, और डियागो गार्सिया का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं, इजराइल पर तो मार ही रहा है मिसाइल, लेकिन इजराइल तक जो मिसाइल्स की रेंज है वो 2000 किलोमीटर वाली जो मिसाइल की रेंज होती है उसमें इजराइल कवर हो जाता है। पर ये डियागो गार्सिया ये करीब 4000 किलोमीटर का फासला है। तो ईरान ने ये दिखा दिया कि साहब ये है उसकी मिसाइल क्षमता, मतलब वो 4000 किलोमीटर दूर तक मार सकता है, वहां तक मार के उसने दिखा दिया। तो ये दूसरा लक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका, मिसाइल क्षमता आप ईरान की खत्म करने वाले थे, इसका क्या हुआ? ईरान तो अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहा है। ईरान ने तो आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी बुरी तरीके से मारी हैं इजराइल तेल अवीव में कि वो इजराइल जो पूरी दुनिया में बड़ी ताकत दिखाता था और खासतौर से अपने आयरन डोम को लेकर अपना सबसे मजबूत सुरक्षा कवच दुनिया का, ये दुनिया को बताया करता था, उसकी कलाई भी खोल के रख दी है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनमें आगे क्लस्टर बम लगे हुए हैं और वो तबाही मचा रही हैं जाकर।
ईरान में भी तबाही मच रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन बात यह है कि ईरान पलटवार कर रहा है। मतलब कहाँ तो इतना बड़ा ताकतवर, सबसे ज्यादा दुनिया का मुल्क अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया में दादागिरी दिखा रखी थी। आप देखिए ना कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनको उठाकर ले गए, है ना। अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को लेकर देखिए कैसे दावे कर रहा था, अमेरिका जो है वो कनाडा को लेकर देखिए कैसे दावे कर रहा था। हाँ? और ये माना जा रहा था कि अगर अमेरिका को यहाँ ईरान में खुली छूट मिल जाती है, फिर तो बस कुछ बचा ही नहीं है। मतलब फिर तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आप समझ लीजिए बदल जाएगा, और वो इस रूप में बदल जाएगा कि वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक राजा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा, अमेरिका की ही तूती बोलेगी। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ईरान ने जो कुछ किया है सब कुछ अपने बूते पर नहीं किया है भाई साहब। यहां पर बड़ा अंदर खाने का खेल चला है। और वो अंदर खाने का खेल कैसे चला है कि ईरान के साथ उसको पीछे से सपोर्ट देने में नाम रशिया का भी है, नाम चाइना का भी है। उन्होंने जिस तरीके की लॉजिस्टिकल सपोर्ट ईरान को दी है, अपने दम पर ईरान इतना कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने जिस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट, जिस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा कायम करने के लिए वहां पर जो जीपीएस सिस्टम पूरा ठप किया गया, तो वो इन देशों की तकनीक और इन देशों के सहारे के बूते सामने तो ये लोग नहीं आए, लेकिन इनके जरिए ईरान अमेरिका और इजराइल को बराबर की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान के पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, अमेरिका और इजराइल, उनको जब ईरान बराबर की टक्कर दे रहा है तो उनका कितना नुकसान हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है ना, है ना। तो दो वजह तो मैंने आपको बता दी, दो लक्ष्य जो लेकर चला था अमेरिका। तीसरा लक्ष्य अमेरिका की तरफ से था कि सब सत्ता परिवर्तन, हम तो सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे ईरान में। कर लिया क्या डोनाल्ड ट्रंप आपने? पहले भी खमेनी थे, आज भी खमेनी है। पहले खमेनी को आपने मार दिया, अब उनके बेटे खमेनी आकर बैठ गए। तो ईरान ने तो दिखा दिया कि ये जो लक्ष्य था अमेरिका का, ये भी फ्लॉप हो गया। उन्होंने तो ठीक है, आपने एक खमेनी को मारा, दूसरा खमेनी को लिया। उन्होंने तो एक तरीके से अपनी सत्ता में निरंतरता बनी रहेगी। और कट्टर छवि है मुज्तबा खामनेई की, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, जिनको अब सुप्रीम लीडर ईरान ने बना दिया है। उनकी ताजपोशी कर दी ईरान ने, तो उनको अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो वो दावे कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है और बात बन जाएगी, डील हो जाएगी, जो बकौल डोनाल्ड ट्रंप साहब के शब्दों में डील हो जाएगी, तो फिर इन्हीं मुज्तबा खामनेई के साथ ही डील करनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको, क्योंकि सुप्रीम लीडर तो ईरान के यही हैं। तो मतलब वैलिडिटी इनको देंगे आप। कहाँ तो आप चले थे डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए, और कहाँ अब आपको इनको ही लेजिटिमेसी देनी पड़ेगी। भाई लेजिटिमेसी नहीं देंगे तो डील कैसे करेंगे? डील करनी है तो देनी पड़ेगी लेजिटिमेसी। और चौथी वजह जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि साहब इस पर हम किसी का एक छत्र राज नहीं होने देंगे, और ईरान जो है बिल्कुल हम उसका राज यहाँ पर नहीं चलने देंगे। तो उल्टा मामला पड़ रहा है यहाँ पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान ने बंद कर रखा है, हुक्का पानी यहाँ से बंद कर दिया है ईरान ने दुनिया के कई देशों का, जिसमें बहुत से देश अमेरिका के मित्र देश हैं, जिनको अमेरिका पर बड़ा नाज था, लेकिन अब वो अमेरिका की वजह से परेशान हैं। और साथ ही वो ये भी समझ रहे हैं कि ये पागलपन था, ये सनक थी। ये देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि साहब ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये पूरी दुनिया का भाव है। कौन चाहता है कि युद्ध हो? युद्ध होगा तो मतलब सब पर इसका असर पड़ेगा, और कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो। दुनिया वैसे ही देख रही है एक युद्ध, वो यूक्रेन और रूस के बीच जो छिड़ा हुआ था, आज तक खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर ये दूसरा युद्ध, दूसरे युद्ध का मोर्चा दुनिया में खुल जाएगा, तो जरा सोचिए क्या हालत होगी दुनिया की। इसी वजह से नाटो देशों को भी आपने देखा होगा कैसे वो बड़े आराम से प्यार से किनारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से नजर आए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब धमकियों पर उतर आए तो ठीक है, कुछ देश जो है उन्होंने कहा कि हाँ हम समर्थन करते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई जिस तरीके का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि उनको मिल जाएगा, या जिस तरीके की लेजिटिमेसी और वैधता डोनाल्ड ट्रंप को लग रही थी कि उनको मिल जाएगी, वैसी तो नहीं मिली। मतलब अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा होगा कि उफ, उन्होंने खुद अपनी बेइज्जती करवा ली है, भद पिटवा ली है। गुस्सा दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा ही होगा कैसे नाटो को लेकर वो बयान देते हैं, बिल्कुल बेकार है नाटो, साथ नहीं दिया इन लोगों ने, इस तरीके की बातें करते रहते हैं, खींच निकालते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है इस सबसे? डोनाल्ड ट्रंप अपनी खींच कितनी ही निकालते रहे, बेइज्जती तो करवा ली ना उन्होंने। पूरी दुनिया की नजर में अमेरिका की बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने करवा ली है। अब ये वजह जो लेकर डोनाल्ड ट्रंप चले थे, इनमें से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब अब जो है हम मोहलत दे रहे हैं ईरान को, बातचीत कर रहे हैं, समझौता होगा, डील होगी। तो मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप की क्या है ये भी समझिए। इसी साल नवंबर में मध्यवर्ती चुनाव जो है उसमें जाना है डोनाल्ड ट्रंप को, और आप
आपने सुन लिया होगा अब तक, मैं फिर दोहरा देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं घरेलू मोर्चे पर, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स वो लगातार डिक्लाइन हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो लगातार घटती जा रही है। जो मागा सपोर्टर्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे, जिसमें बड़ा नाम जो केंट का भी सामने आया, मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो पूरी एक कैंपेन थी जिसको अपने चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने खूब धार दी थी, बहुत से मागा सपोर्टर्स जो डोनाल्ड ट्रंप के इस मिशन में उनके साथ थे, आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो अमेरिका पर ये अतिरिक्त भार डाल दिया। आपको पता है इस युद्ध की कीमत किसको चुकानी पड़ रही है? इस युद्ध की कीमत, ठीक है, ईरान को चुकानी पड़ रही है, ठीक है, इजराइल को भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल तो यहाँ खाड़ी के अंदर एक दूसरे के पुराने दुश्मन रहे, एक दूसरे से उलझेंगे तो एक दूसरे का खमियाजा भुगतना पड़ेगा इनको दुश्मनी का। पर अमेरिका क्यों? अमेरिका तो चौधरी बनकर आया और कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल के बहकावे में आकर इस तरीके से बरगलाया इजराइल ने अमेरिका को कि ट्रंप ट्रैप हो गए। और ट्रंप साहब को ऐसा ट्रैप किया इजराइल ने कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, ईरान से अपना हिसाब बराबर करने के लिए ट्रंप को फंसा दिया। और अब अमेरिका के लोग जो हैं इसी वजह से भन्नाए हुए हैं, इसीलिए वो ग्राफ लोकप्रियता वाला डोनाल्ड ट्रंप का वो नीचे जा रहा है। और अमेरिका की मीडिया जो है वो आए दिन आकलन दे रही है कैसे अतिरिक्त भार पड़ रहा है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, कितना नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है, और किस तरीके से अमेरिका के जो हथियारों का एक जखीरा होता है उसके अंदर गिरावट आ रही है। मतलब ये जो युद्ध है वो इतनी बड़ी कीमत उसकी इस बार चुकानी पड़ रही है पूरी दुनिया को। ये भी आकलन सामने निकल कर आ रहा है कि इससे पहले दुनिया के अंदर जो ऑयल क्राइसिस हुई है उनको आप पूरी ऑयल क्राइसिस को मिला लीजिए, और अभी हाल फिलहाल में जो आपके और हमारे जहन में साफ है वो यूक्रेन और रशिया वाली वॉर, उसकी वजह से भी जो ऑयल को लेकर, तेल को लेकर परेशानी हुई है, उन सबको भी अगर मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा तेल की किल्लत इस बार इस युद्ध की वजह से हो रही है। तो पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका पर है या नहीं है? जाहिर सी बात है होगा। पूरी दुनिया अमेरिका को कह रही होगी तुमने कहां फंसा दिया हमको, पूरी दुनिया कह रही होगी कि आखिरकार कहां ले जाकर छोड़ोगे और कितना डुबोगे। और साथ ही वो खाड़ी के देश जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप लेते थे, उनकी सुरक्षा करना तो दूर की बात है और उनको असुरक्षित बनाकर छोड़ दिया है वहां पर खाड़ी में। उन खाड़ी देशों का दबाव कितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर होगा। और साथ ही साथ ईरान की तरफ से तो तेवर साफ कर दिए गए थे। ईरान ने तो साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने वो जो 48 घंटे वाला अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुमने हम पर, हमारे पावर सेंटर्स जो हैं उस पर, अगर तुमने हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया तो तैयार है ना, खाड़ी के देशों के अंदर जो इनके डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं उस पर हम पलटवार करेंगे, यहां पर जो ऊर्जा के संयंत्र है उन पर हम पलटवार करेंगे, अमेरिका के हित यहां खाड़ी में जिन जिन कंपनीज में जुड़े हुए हैं उन सब पर हम हमला करेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है? सारा खाड़ी के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। भले ही अमेरिका के हित हो उन कंपनियों में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो खाड़ी के देशों का है। बर्बाद तो वो हो रहे हैं। खाड़ी के देशों के वैसे ही कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं जो बर्बाद हुई हैं, जिनको निशाना बनाया गया है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला कर रहे थे ऑयल रिफाइनरीज पर, तो ईरान पलट कर खाड़ी के देशों में ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा था। मतलब बिल्कुल टिट फॉर टैट, अंग्रेजी में जो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, उस अंदाज में ये युद्ध चला है। और नतीजा ये कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बात को समझ रहे हैं कि इस युद्ध को लंबा खींचना अभी किसी के फायदे की बात नहीं। मतलब ट्रंप के कम से कम फायदे की बात नहीं है, और किसी का फायदा तो डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है, अमेरिका भी नहीं। अब तो मुझे लगता है सिर्फ उनको अपना अपना फायदा दिखता है। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सब बातें जो हैं बस कहने के लिए ही सही है, क्योंकि अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की चिंता होती तो डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका को इस युद्ध में ना झोंकते। वो युद्ध जिसको लेकर खुद अमेरिकी लोग सोच समझ कर परेशान हैं कि भाई क्यों हमने ये युद्ध शुरू किया, हमें ऐसा कौन सा खतरा था, क्योंकि अमेरिका के ही लोग सामने आकर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई फौरी खतरा तो था नहीं हमको ईरान से, फिर क्यों शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध? इसका जवाब कोई दे नहीं पाया है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त तक भी कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, ये युद्ध जो है वो अमेरिका की सनक, बल्कि यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप की सनक या डोनाल्ड ट्रंप की एक बेवकूफ़ी के तौर पर ज़रूर याद रखा जाएगा। ट्रंप ट्रैप हो गए इजराइल की वजह से। शायद यही लब्बो लुबाब इस युद्ध का रहने वाला है, या फिर अभी कोई ट्विस्ट आना बाकी है। और वो ट्विस्ट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछली बार भी वार्ता चल रही थी, शांति की बात हो रही थी, और तब अचानक से 28 फरवरी को हमला हो गया। तो बहुत मुमकिन है कि अभी कोई ट्विस्ट आना बाकी हो। ये कहते कहते कि साहब डील होने वाली है, डील हो जाएगी ईरान के साथ,
हो सकता है बूट एंड ग्राउंड की तैयारी में हो डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेशन करने की अमेरिका ईरान में तैयारी में हो, ईरान को वर्गलाकर, क्योंकि ये बात ईरान की तरफ से कही गई है कि इनके धोखे में अब हम नहीं आने वाले। वो 28 फरवरी को जिस तरीके से ईरान का मानना है कि हमें धोखा दिया था, हमारी पीठ में खंजर घोंपा था, कहाँ तो हमसे बातचीत चल रही थी और कहाँ अचानक से हम पर हमला कर दिया, तो इस बार ऐसा हो सकता है, ईरान ये मान रहा है। इसी वजह से मैं कह रही हूं कि दूसरा ये मामला हो सकता है कि ट्विस्ट आ सकता है, कोई बड़ा ऑपरेशन, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जिसकी तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही हो। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है वाकई में? क्या ट्रंप झुक गए हैं? क्या ट्रंप समझ गए हैं कि इस युद्ध में ट्रंप का फायदा नहीं है? क्या ट्रंप समझ गए हैं कि जितनी जल्दी डील हो जाए उतना ही ट्रंप के लिए फेवरेबल रहने वाला है? या फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की स्थिति को भी ऐसा जोक बना के रख दिया है। वाकई में सोचिए ज़रा कि इस तरीके से हमको लाइव करना पड़ रहा है। कमेंट्स अपने ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।